फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हमने कुछ आरसीएम के बारे में डिस्कशन की थी और उस वीडियो के अंदर डिस्कशन के बाद हमने कुछ आपको क्वेश्चंस दिए थे, पॉइंट्स टू बी थॉट अबाउट। और उन क्वेश्चंस के ऊपर हमने आपको कहा था कि आप इनके आंसर देने की कोशिश करिए और हम अगली वीडियो के अंदर आपको उनके आंसर्स भी बताएंगे और आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि हम कितनी नॉलेज रखते हैं जीएसटी के अंदर। आज हम उन सवालों के जवाब को देखेंगे और उसके अलावा कुछ और ऐसे क्वेश्चन जो आरसीएम से रिलेटेड हैं, जो हमारे को रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर कुछ परेशान भी करते हैं। और ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो आरसीएम के रिलेटेड हमारे को रिपीटेडली कई बार पूछा जाता है, हमारे अकाउंटेंट भाइयों की तरफ से, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों की तरफ से, कोलीग्स की तरफ से, या बाकी जनरल ट्रेडर एंड बिजनेसमैन की तरफ से। तो हमने कुछ ऐसे कॉमन और पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस हमारे को आरसीएम के रिलेटेड आते हैं, हमने उनका एनालिसिस एक बार किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको भी पसंद आएगी। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आगे जो भी हम वीडियो लेकर आएँ आप उनको प्रॉपरली देख सकें। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि queries@poc-ca.com एक हमने ईमेल एड्रेस क्रिएट किया है। आपको लगता है कि आपकी कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपके सवाल हैं जिन्हें आप हमारे को पूछना चाहते हो, और ऐसे कुछ रिपीटेड हमारे को सवाल अगर आप हमारे पास आते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप हमारे को अपने क्वेश्चन ज़रूर भेजें। हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो के अंदर उसको ज़रूर इंक्लूड करें। तो आइए हम देखें आज के हमारे जो पिछली सेशंस में हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे उनके क्या जवाब बनते हैं। हमारा पहला सवाल था कि द रेट ऑफ जीएसटी इन वन ऑप्शन फॉर जीटीए इज 5% with the condition that the ITC is not allowed. Further, the services has been put under RCM. Whether if I pay RCM on 5% on GTA, would I be able to take the input tax credit of same? दोस्तों, बड़ा बेसिक सा सवाल है, लेकिन कई बारी इससे छोटे छोटे सवालों की कंफ्यूजन दिमाग में जब हो जाती है तो हम कहीं ना कहीं स्टकअप हो जाते हैं। इस सवाल का जवाब क्या है, पहले हम सवाल को समझ लें। सवाल ये है कि हम ये मानते हैं कि आरसीएम 5% पे करना होता है जीटीए के ऊपर, और जब हम रेट नोटिफिकेशन देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि जहां पर 5% रेट एप्लीकेबल हो जाता है जीटी सर्विसेज पे, तो नो आईटीसी इज एडमिसिबल इन दैट केस। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम आरसीएम पे करते हैं 5% का, तो हमारे को उस आरसीएम पे करने पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा? आइए इस सवाल का जवाब हम देखें। The confusion comes from notification number 11/2017 dated 28/6/2017, where entry number 9 gives rate of GT services under item 1 specifying the rate of 2.5%। ये 2.5% है CGST का और 2.5% है SGST का। It stipulates a condition कि आगे कंडीशन क्या लिखी हुई है, provided that the credit of input tax charge in respect of goods in supplying the service is not utilized for paying the central tax or integrated tax on the supply of the services। प्लीज इस बात को आप नोट करें, ये जो कंडीशन लिखी गई है ये कंडीशन सर्विस प्रोवाइडर के लिए है। दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सर्विस रेसिपिएंट। तो सर्विस प्रोवाइडर हम ये जानते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में उसके पास दो तरह की ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है जहां पर वो 5% जीएसटी की रिजीम में आएगा, और वो रिजीम ये है कि उसकी सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स 5% है, लेकिन आरसीएम एप्लीकेबल है और रेसिपिएंट उसके ऊपर पे करेगा। या फिर वो 12% फॉरवर्ड चार्ज के ऊपर टैक्स पे करेगा। और आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो ये स्कीम है 12% वाली, उसमें एक वर्ड यूज किया हुआ है हेंसफोर्थ। हेंसफोर्थ का मतलब ये है कि अगर आपने एंट्री ले ली 12% की, तो आपके पास वापस आने का मौका नहीं है। तो आप 12% वाली स्कीम में है कि 5% वाली स्कीम में है, एक ही स्कीम को आप ले सकते हैं दोनों में से। एक बार आपने स्कीम ले ली तो आप उसी में रहेंगे। 5% वाली स्कीम में आपको कोई भी रिपेयर, मेंटेनेंस या जो भी आपके ट्रक्स वगैरह हैं, व्हीकल्स हैं, उसके ऊपर कोई भी अगर आपको इनपुट मिलता है या आप कोई भी बात करते हैं तो उसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज गुड्स व्हीकल है, इनपुट अदरवाइज एडमिसिबल था। लेकिन रेसिपिएंट के केस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। रेसिपिएंट के केस में जो भी हम आरसीएम पे करते हैं वो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट ही होता है।
उसमें कहीं नहीं लिखा गया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं, आपको इनपुट नहीं मिलेगा। तो लायबिलिटी टू पे टैक्स अंडर आरसीएम एमिनेट्स फ्रॉम नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 dated 28th June 2017 as amended, and hence there is no restriction to claim input tax paid under RCM. So input tax is defined under section 262 and includes tax paid under section 9 subsection 3, और जब इसकी डेफिनेशन 9(3) में जो हमने पे किया वो डेफिनेशन में इंक्लूड हो गया इनपुट टैक्स के अंदर, तो हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और हमारे को इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जरूर मिलेगा। तो आइए देखें हम अगला सवाल। ये हमारी क्वेरी सॉल्व हो गई। अगला सवाल, Mr. Kulbhushan Gupta is an unregistered proprietor having a bookshop. He pays ₹5,000 to GTA. Would he require registration? अब ये भी एक सवाल है जो हमारे को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि कुलभूषण गुप्ता जी एक अनरजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है। यहाँ पे वर्ड जो हमने यूज किया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ प्रोप्राइटर, विच बेसिकली मीन्स दैट ही इज एन इंडिविजुअल हु इज वर्किंग इन हिज कैपेसिटी, इन दैट कैपेसिटी, और वो प्रोप्राइटर है। तो हम इसका क्या जवाब बनता है, आइए हम इसका जवाब देखते हैं। What if he was having a stationery shop instead of bookshop? ये इसका सवाल का दूसरा पार्ट था जिस दोनों को हम रिजॉल्व करेंगे। यहां पर अगर आप डिफरेंस को अगर आप देखें तो डिफरेंस हमारा क्या है कि ऊपर वाले पोर्शन में उसके पास एक बुक शॉप है और नीचे वाले में उसकी एक स्टेशनरी शॉप है। तो डिफरेंस सिर्फ यहां पर ये हो जाता है कि जो बुक्स है वो पर से एग्जम्प्ट है फ्रॉम द जीएसटी रिजीम, और स्टेशनरी शॉप जो है वो टैक्सेबल है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो क्या इन दोनों सिचुएशंस में फर्क पड़ता है, इसका हम आंसर देखें। ठीक, एज पर एंट्री नंबर 1 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 डेटेड 28 जून 2017, पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू पे आरसीएम ये कौन कौन से लोग हैं जिनको आरसीएम लगता है? इट इज ए फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो ये लोग हैं जिनको आरसीएम लगता है। प्लीज नोट दैट दिस डज नॉट इंक्लूड इंडिविजुअल एचएफ और एओपी और बीओआई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी रिवर्स चार्ज की नोटिफिकेशन है उसमें ये इंक्लूड ही नहीं है कि आरसीएम पे करना है किसी इंडिविजुअल एचएफ या एओपी या बीओआई ने, तो ये रिस्पॉन्सिबल लोगों की लिस्ट में नहीं आते। Hence, if the recipient is a proprietor individual, he is not required to pay RCM and not required to get registered under GST law. अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि यहां पे वर्ड एक यूज किया हुआ है जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, और जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब ये हुआ कि जो लोग रजिस्ट्रेशन जीएसटी में ली हुई है। और अगर हम वो प्रोविजंस देखते हैं जहां पर हमारे को मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर द लॉ 24 सेक्शन जो हमारे पास है, अब उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो वह कहते हैं कि एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे आरसीएम, तो उसको रिक्वायरमेंट है जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेने की। तो ये बेसिकली एक विशियस सर्कल हो गया। तो क्या ऐसा होगा कि हम 24 के कारण रजिस्ट्रेशन लेंगे और क्योंकि 24 में रजिस्ट्रेशन लेंगे तो इस करके यहां पे फंस जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। Even RCM is not applicable in this case. GTA services to unregistered person other than mentioned above is exempt under entry number 21A of notification 12/2017। तो हमारे को ये जरूर देखना है कि क्या वो एक पार्टनरशिप फर्म है, फैक्ट्री है, सोसाइटी है। तो ये एक बहुत एक इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो आप इस बात को ध्यान रखिए। अगर कोई इंडिविजुअल है और वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो आरसीएम से बच सकता है। इसमें इस बात का भी ध्यान रखिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या वो एग्जम्प्टेड आइटम्स में डील कर रहा है या वो टैक्सेबल आइटम्स में डील कर रहा है। इस पूरी सिचुएशन के अंदर उसको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है और आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो गई होगी। आइए देखें हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है कि मैसेज XYZ प्राइवेट लिमिटेड is a juice manufacturing company. It pays ₹15,000 to the GTA for transportation of oranges. Whether RCM applicable? अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस सवाल के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हम जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं वो ऑरेंजेस की कर रहे हैं, और ऑरेंजेस एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। हमारे को ये भी देखना पड़ेगा कि आरसीएम की नोटिफिकेशन के अंदर जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है क्या उससे भी इसको फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो आइए हम देखें इसका क्या जवाब आता है। एज पर एंट्री नंबर 21 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017,
इन केस ऑफ कैरेज ऑफ द फॉलोइंग जीटीए सर्विसेज आर एग्जम्प्ट। अब जीटीए सर्विसेज एग्जम्प्ट करती हैं वो कौन कौन सी हैं? अगर वो ट्रांसपोर्टेशन है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, या जिसकी कंसिडरेशन सिंगल कैरेज के अंदर 1500 से ज्यादा नहीं है, या वेयर कंसिडरेशन फॉर ऑल गुड्स हुए सिंगल कंसाइनी डज नॉट एक्सीड 750 रुपए, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइस, ऑर्गेनिक मैन्योर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन, रिलीफ मटेरियल फॉर नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर, डिफेंस ऑफ मटेरियल इक्विपमेंट। तो आप अगर ध्यान देंगे तो ये जो आइटम्स हमारे पास यहाँ पर लिखी गई हैं, इन सारी आइटमों की अगर ट्रांसपोर्टेशन होती है तो उस ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो जीटीए सर्विसेज हैं वो भी एग्जम्प्ट हैं। ये नोटिफिकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि वो मटेरियल क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है जीटीए, और क्या वो मटेरियल जो वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है या गुड्स जो वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो क्या इस लिस्ट में फॉल करता है। अगर वो मटेरियल या गुड्स वो ट्रांसपोर्ट जो कर रहा है इस लिस्ट में फॉल करता है तो उसकी जीटीए सर्विसेज ही एग्जम्प्ट हो जाती है। और अगर जीटीए सर्विसेज ही एग्जम्प्ट है तो डेफिनेटली उसके ऊपर आरसीएम नहीं है। हमने ये देखा था कि आरसीएम के केस के अंदर जो है, जो सर्विस रेसिपिएंट है फॉर द पर्पसेस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, वो सर्विस प्रोवाइडर के शूज में बैठ जाता है। लेकिन अगर इन दो शूज ओनली दैट ट्रांजेक्शन इज एग्जम्प्ट, तो लायबिलिटी रेसिपिएंट के ऊपर भी नहीं पड़ेगी। तो आपको इस बात का अब आइडिया हो गया होगा कि इसका सवाल का जवाब क्या है, कि क्योंकि वो ऑरेंजेस ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था, और ऑरेंजेस जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, संतरों के बाग से डायरेक्टली वो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में, तो उसके ऊपर भी जीटीए सर्विसेज का आरसीएम नहीं लगेगा और वो एग्जम्प्ट है इस नोटिफिकेशन में। तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये डाउट भी एक बारी क्लियर हो चुका होगा। आइए हम अगला सवाल देखें। अगला हमारा सवाल है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी फ्रॉम गांधीनगर गुजरात डिलीवर्स गुड्स एट जलंधर टू मैसेज एक्सवाईजेड एंड मैसेज एक्सवाईजेड विल पे आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। दोस्तों ये शुरू से जब से हमारा आरसीएम जीटीए पर आया तब से एक सवाल रुक रुक के कई बार हमारे को पूछा जाता रहा है, और ये कंफ्यूजन बड़ी ज्यादा बनी रहती है। और कंफ्यूजन का कारण क्या है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आउट ऑफ स्टेट से है, लेकिन जहां पर वो सर्विसेज डिलीवर कर रहा है वो जलंधर है, सपोज सेम स्टेट है, और सर्विस जो रेसिपिएंट है वो भी उसी स्टेट के अंदर है। तो कहीं ना कहीं हमारी कंफ्यूजन हो जाती है कि क्योंकि हम सर्विस रेसिपिएंट हैं और वहां पर ही उसकी लायबिलिटी हो रही है, तो हमारे को सीजीएसटी, एसजीएसटी तो नहीं पे करना। तो दोस्तों इसका एक बड़ा फंडामेंटल रूल मैं आपको बता रहा हूं। इस सवाल का जवाब हम देखते हैं कि सवाल का जवाब टेक्निकली कैसे दिया जा सकता है। देखिए सेक्शन 9(3) के अंदर हमारा आरसीएम कवर्ड है, और सेक्शन 9(3) जो है वो कहता है कि ओनली लायबिलिटी टू डिस्चार्ज टैक्स हैज बीन शिफ्टेड टू द रेसिपिएंट। तो जो मैंने पहले बताया था कि आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मान लीजिए ये ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड चार्ज की होती, आप भूल जाइए एक मिनट के लिए इस डिटरमाइन करने के लिए कि ये आरसीएम की ट्रांजैक्शन है। अगर ये फॉरवर्ड चार्ज की ट्रांजैक्शन होती तो इस पर क्या टैक्स लगता। आप देखिए कि सर्विस प्रोवाइडर गांधीनगर में रजिस्टर्ड है और वो सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है वो जलंधर में पंजाब में कर रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो है और लोकेशन ऑफ जो रेसिपिएंट है, सर्विस प्रोवाइडर है, सारा कुछ क्लियर हो जाता है फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर अगर कहीं फॉरवर्ड चार्ज होता और कहीं ये 12% वाले रिजीम में होता सर्विस प्रोवाइडर, तो डेफिनेटली 12% आईजीएसटी चार्ज करता। अब क्योंकि सिर्फ पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो रेसिपिएंट की जिम्मेवारी लगा दी गई है, नेचर ऑफ टैक्स चेंज नहीं किया गया है, तो इस केस में भी 5% आईजीएसटी ही लगेगा जो रेसिपिएंट को पे करना पड़ेगा इन ल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडर पेइंग दैट टैक्स। सिर्फ इतना ही फर्क होगा, अदरवाइज और कोई फर्क नहीं होगा। तो एक मोटा मोटा गोल्डन रूल ये है कि जब भी आपको इसकी कंफ्यूजन हो कि इसमें आईजीएसटी लगना है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी लगना है, एक मिनट के लिए उस ट्रांजैक्शन के ऊपर फॉरवर्ड चार्ज की एप्लीकेबिलिटी लगाकर नेचर ऑफ टैक्स को डिटरमाइन कर लीजिए, और जो टैक्स की नेचर आती है उसको पे करने के लिए सिर्फ सर्विस रेसिपिएंट के अकाउंट से पे करवा के उसको आईटीसी ले दबा दीजिए। इतना ही काम करना हमने। मैं समझता हूं कि इससे आपका एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और ऐसी क्वेरीज के अंदर आप इसको प्रॉपर्ली इसको हैंडल कर सकेंगे। उम्मीद है कि ये भी एक क्वेरी आपकी रिजॉल्व हो गई। अगला सवाल हम देखें। एक ये सवाल भी बड़ा इरिटेटिंग सवाल है, इरिटेंट है बेसिकली, जीएसटी का इरिटेटिंग तो नहीं है क्योंकि लोगों को
दिक्कत परेशानी आती है उन सवालों के ऊपर जो थोड़े से ऑफ द ट्रैक होते हैं, थोड़ा हट के सवाल होते हैं। एक ये सवाल भी कई बार लोगों के कंफ्यूजन में आते हैं और हमारे को पूछे जाते हैं कि क्या मैं आरओसी फीस पे करता हूं 2400 रुपए की पर फॉर्म इंक्लूडिंग एडिशनल फीस, whether RCM is payable on this ROC fees? If this form fees is rupees 6,000, RCM is applicable? अब ये दो कंफ्यूजन है। पहली बात तो ये है कि हमारे दिमाग में सिर्फ ये रहता है, अरे यार सरकारी फीस है यार, सरकारी फीस के ऊपर आरसीएम कहाँ लगेगा, सरकारी फीस पे तो आरसीएम लगना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जीएसटी लॉ के अंदर सरकारी फीस के ऊपर भी आरसीएम की जो लायबिलिटी है वो सर्विस रेसिपिएंट पर डाल दी गई है। और ये एक ऐसी सरकारी फीस है जो एक बिजनेस एंटिटी जो है बहुत रेगुलर बेसिस पे डील करती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ। और आप कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, वो जब आरसीएम सॉरी ये जो आरओसी फीस है जब पे करते हैं और उनकी बैलेंस शीट में आती है, तो हमारे को एक बार चेक कर लेना पड़ेगा कि क्या इसकी जो फीस है वो अमाउंट क्या बनती है और क्या हम इसके अंदर आरसीएम लायबिलिटी के अंदर तो नहीं फॉल कर जाते। देखिए एंट्री नंबर 5 है नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 की, डेटेड 28/6/2017। इन द केस ऑफ सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू ए बिजनेस एंटिटी whose turnover is up to threshold limit, reverse charge is applicable। ये टर्नओवर इज अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब ये हो गया, टर्नओवर बियॉन्ड थ्रेशोल्ड लिमिट हो गया इसका, रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल। फर्दर एज पर एंट्री नंबर 9 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अप टू ₹5,000 इज exempt। Hence, in case of services by Ministry of Corporate Affairs where the value of services up to ₹5,000, there is no RCM. However, where the value of services exceed ₹5,000 and the services are to a business entity, RCM is applicable। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अंडरस्टैंड करना कि इस केस के अंदर हमारे को आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा और कहीं पे आरओसी की फीस है वो 5,000 रुपए से ऊपर अगर हमने पे कर दी तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, तो हम उसको ध्यान रखें। मुझे लगता है कि ये भी एक क्लैरिटी आपको हो गई होगी कि इसमें कैसे एप्लीकेबिलिटी होती है आरसीएम की। एक और सवाल है आरसीएम ऑन ओशियन फ्रेट इन सीआईएफ ट्रांजैक्शंस। आरसीएम ऑन ओशियन फ्रेट इन सीआईएफ ट्रांजैक्शंस भी एक कंट्रोवर्सी का कारण रहा है। हमारे को दो चीजें देखने वाली हैं कि हमारे पास जो ओशियन फ्रेट होता है वो दो तरीके की ट्रांजैक्शंस में होता है, एफओबी में या सीआईएफ ट्रांजैक्शन के अंदर। एफओबी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज वहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लायर सर्विसेज सप्लायर का और एक रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज का, और इंपोर्ट ट्रांजैक्शन है डेफिनेटली उसके अंदर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है हमारा। लेकिन जहां पर सीआईएफ होता है तो वहां पर एक कंफ्यूजन जरूर रहती है और इसके अंदर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से भी नोटिफिकेशंस के अंदर उसको इंप्लीमेंट किया गया एंट्री नंबर 10 के अंदर भी कि इसके अंदर हमारे को आरसीएम लगेगा। बट हमारे को इस कंफ्यूजन को दूर करना है आज कि क्या इसके अंदर हमारे को आरसीएम पे करना है, और पे करना है तो उसकी लीगल इंप्लीकेशंस क्या है, और नहीं करना है तो किस तरह से नहीं करना। देखिए आरसीएम ऑन ओशन फ्रेट और सीआईएफ ट्रांजैक्शंस पहले तो बड़ा कंट्रोवर्सी और विवाद में रहा और इसको बहुत ज्यादा चैलेंज किया गया। उस चैलेंज करने का कारण एक बेसिकली ये रहा कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आउटसाइड इंडिया बैठा हुआ है और सर्विस रेसिपिएंट तो हमारा वो सप्लायर है जो जो, जो एक्सपोर्टर है दूसरी कंट्री का। तो उन दोनों पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और सर्विस रेसिपिएंट वो है, सर्विस प्रोवाइडर भी बाहर है, तो इसमें जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी कहां से आ सकती है? क्योंकि सीआईएफ ट्रांजैक्शन है भाई, उसको तो एक रेट ही कोट किया गया है। तो एक आर्टिफिशियल डीमिंग प्रोविजन से एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ द वैल्यू वो लगा दी गई और उसको कहा गया कि भाई इतनी वैल्यू के ऊपर आप आरसीएम पे कर दीजिए। दूसरा इसका लॉजिक ये था कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस के अंदर हम ऑलरेडी कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, और कस्टम ड्यूटी अगर हमारी पूरी वैल्यू के ऊपर लग रही है फिर एक डीमिंग फिक्शन क्रिएट करके उसमें से कार्व आउट करें हम फ्रेट को और उसके ऊपर आरसीएम दोबारा से पे करें, तो वो अपने आप में बड़ा अजीब सी बात है, डबल टैक्सेशन यहां पर लग जाती है। दोस्तों दिक्कत वहां पर होती थी कि जहां पर आरसीएम हम पे कर देते थे और वो गुड्स जो थे वो टैक्सेबल थे, वहां पे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन जहां पर आउटवर्ड सप्लाई जो गुड्स की थी वो प्रॉपर्ली टैक्सेबल नहीं थी, एग्जम्प्ट थी, या उसमें वो टैक्स की एक्यूमुलेशन वहां पर हो रही थी, वहां पे एडिशनल एक बटन पड़ जा रहा था कि वो एटीसी क्यूमुलेट होता जा रहा है। तो इस चीजों के अंदर प्रॉब्लम्स के कारण इसको चैलेंज किया गया और ये जो रिसेंट हमारे पास जजमेंट आया मोहन मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड का, उसके अंदर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इट इज विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ और इसके ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता है। तो दोस्तों अभी ऐसा है कि हमारे पास इसकी फर्दर डेवलपमेंट नहीं है कि क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि नहीं किया गया और गुजरात हाई कोर्ट की है। तो
हमारे को उसका शेल्टर मिलने के चांसेस हैं, तो हम इसका शेल्टर जरूर लें और उसके ऊपर हमारे को जीएसटी पे नहीं करना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ये भी आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आगे भी ऐसे वीडियोस लेकर आते रहेंगे जिसमें आपके सवालों का जवाब हम दे पाएं। मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसे हम जितनी बांटेंगे ये उतनी बढ़ेगी। तो कृपया करके आप ये वाली वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, लेकिन साथ साथ इसको जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास कोई भी अगर क्वेरी है तो आप हमारे को क्वेरीज लिख सकते हैं queries@poc-ca.com। हम कोशिश करेंगे काफ़ी क्वेरीज को हम जवाब दें ईमेल पर ही, और अगर वो रिपीटेटिव क्वेरीज जनरल लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हैं तो उसको हम कोशिश करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करने का। इसके साथ साथ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, अगर आपको दिक्कत परेशानी हो, कभी भी आपको लगता है कि क्वेरी अगर आप व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो आप उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी अगर आप कोई अपने क्वेरी डालना चाहते हैं तो उसको भी हम कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई। आपका दिन शुभ रहे, आप सेहतमंद रहें, अपने आप को बचा के रखें इस कोविड से, और हम अपनी नॉलेज को शेयर आगे से करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।